हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सामाजिक न्याय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जी, आज हम लोग सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस 5वें हिस्से में बिरसा मुंडा और जयपाल मुंडा पर बात करेंगे। बिरसा मुंडा और जयपाल मुंडा पर बात करने से पहले मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों से कुछ सवाल पूछे जाएं। सबसे पहला सवाल यही है कि दरअसल जब हम ये कहते हैं कि यह देश किसका है, इस देश की जमीन पर, इस देश के संसाधनों पर किसकी हिस्सेदारी हो, ऐसे में हम लोग जल जंगल जमीन पर किसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, भारत का असली मालिक कौन है, इस जल जंगल जमीन के भीतर समाये अपार संसाधनों का, खनिजों का, इस पर पहला हक किसका है, और विकास के नाम पर कौन मारा जाता है और इसकी भेंट कौन चढ़ता है। विकास का अर्थ क्या है, विकास किसके लिए और किसके बिना पर होता है, यानी किसका सब कुछ छीन करके किसको मिलता है। इन सवालों के साथ आज की बातचीत शुरू करेंगे और एक टेस्ट आप अपना भी कीजिए कि आपने उलगुलान शब्द सुना है, उलगुलान का मतलब जानते हैं। आप सोच के देखिएगा कि आपने यह शब्द पहली बार कब सुना, क्या इसके बारे में जानने की कोशिश की कि उलगुलान क्या होता है, किसको कहते हैं, दिकू शब्द का क्या अर्थ है, आबा क्या है। क्या आपने कभी ये नारा सुना है, आबुआ देशुम आबुआ राज। अगर आप ये नहीं जानते तो दरअसल आपने इस देश के मूल निवासी, आदिवासी, आदि यानी सबसे शुरुआती दौर से जो यहां वास कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानते। तो आज हम इन दो नायकों के जरिए ये सीखने और समझने की कोशिश करेंगे कि वे कौन लोग थे जिन्होंने इस देश को मुकम्मल होने में अपना योगदान दिया। और इस कड़ी में हम बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा पर बात करेंगे। तो बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी को, आज चूंकि बुद्ध पूर्णिमा है, गौतम बुद्ध तथागत बुद्ध को याद करते हैं और आप सभी को नमो बुद्धाय बोलते हैं, क्योंकि आज गौतम बुद्ध को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने तर्कवाद, बुद्धिवाद और आज से लगभग 2500 साल पहले एक जातिवादी, एक आडंबरी वर्चस्व की ताकत के सामने लोहा लेते हुए एशिया के, द लाइट ऑफ एशिया को इस धरती पर महसूस किया था। तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं और नमो बुद्धाय। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिरसा मुंडा पर बात करेंगे। बिरसा आबा,
बिरसा भगवान, धरती आबा, इन नामों से बिरसा को याद किया गया। एक ऐसा शख्स जो मात्र 25 साल की उम्र में वो अलख जगाता है जिसने इस देश के मूल निवासी कहे जाने वाले, आदिवासी कहे जाने वाले तबके की आवाज को, आत्मविश्वास को, प्रतिरोध को एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। और तब हम बिरसा मुंडा पर बात करेंगे। जो शख्स बांसुरी बजाता था, जो शख्स जड़ी बूटियों के बीच से इलाज करने की देशज परंपरा को जीता था, जिसको उसके लोगों ने भगवान का दर्जा दिया, उन्हें धरती आबा, वीर बिरसा कहा जाता था। वो केवल अंग्रेजों से नहीं लड़े, वो अपनी पहचान के लिए लोगों को संगठित करके मुखर होते हैं। तो बातचीत शुरू करने के लिए मैं हरिराम मीणा जी की एक छोटी सी कविता का सहारा लेता हूं। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। मैं केवल देह नहीं, जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। हरिराम मीणा की इस कविता के साथ हम जब बातचीत शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं फिर से आपसे दोहराता हूं कि आप इस शब्द पर गौर करिए और खुद की एक पड़ताल करिए कि आपने उलगुलान का मतलब कभी सोचा, जाना, कैसे जाना? क्या आपने बिरसा मुंडा की कोई जीवनी पढ़ी है? क्या आप बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में उतना जानते हैं जितना भारत भाग्य विधाता तमाम महानायकों, राष्ट्र नायकों और स्थापित किए गए महापुरुषों, महात्माओं के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? और उस शख्स की तस्वीरें तक नहीं मिलती जिस शख्स का जीवन काल 1875 से 1900 के बीच का है। ऐसा भी नहीं है कि उस दौर के लोगों की सारी चीजें नहीं मिलती, लेकिन एक शख्स है जिसके शरीर पर पूरा कपड़ा भी नहीं, और उसकी एकमात्र तस्वीर मिलती है जब 1940 में रामगढ़ झारखंड में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। उसके स्मारिका पर बिरसा मुंडा का एक चित्र मिलता है, क्योंकि उस स्मारिका में जीएस सोंधी का एक लेख छपा था और उस लेख के साथ एक चित्र मिलता है जिसे पिसेल नामक चित्रकार ने बनाया था। और जो चित्र आज भी आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो वही चित्र मिलेगा। पगड़ी बांधा हुआ एक नायक, जो इस चित्र में शायद आप देख पा रहे हैं, पगड़ी बांधा हुआ नायक, और हाथ में आप अगर ध्यान से देखेंगे इस चित्र में तो हाथ में एक रस्सी बेड़ी पड़ी हुई है, गठीला बदन, और हाथ में दोनों हाथों को बांध करके एक रस्सी लगाई गई थी। यही एकमात्र चित्र 1940 का मिलता है। तो जिसके बारे में न पढ़ा गया, न जाना गया, न समझा गया, उस बिरसा मुंडा के बारे में बात करेंगे। बिरसा मुंडा के बारे में बहुत बुनियादी कुछ बातें मैं ऐसे ही परिचय के रूप में देता हूं कि 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म छोटा नागपुर के चलखड़ नामक जगह पर है, जो खूंटी नामक एक परगना, एक जगह से बाद में जो खूंटी जिले में आया, वहां चलखड़ में इनका जन्म हुआ। इनकी ऊंचाई मानी जाती है 5 फुट 4 इंच के थे, रंग गोरा, और इनके माता का नाम करमी था और पिता का नाम सुगना मुंडा। उनके घर में एक बालक का जन्म होता है, और इस पूरे जीवन को लेकर के विवाद है। हमें सहारा किसका मिलता है? कुछ लोक गीतों का जो आदिवासी जनजीवन के बीच गाए जाते थे, और बाकी सूचनाएं अंग्रेजों के कुछ सरकारी दस्तावेजों से मिलती हैं।
और ये जिस जगह की बात हो रही है, जिस जगह बिरसा आबा का जन्म हुआ, वो भारत की भूगोल का 2% हिस्सा ही कवर करता है, छोटा नागपुर का इलाका। लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से वो 36-30% हिस्सा कवर करता है। उस छोटा नागपुर के पठारी इलाके में 15 नवंबर 1875 को बिरसा का जन्म होता है। उस जगह पर संथाल, मुंडा, उरांव, हूं जैसी लगभग 30 जनजातियां रहती थीं, और बाहर से आए लोग इन सबको सामूहिक रूप से कोल कहते थे। मुंडा जनजाति में बिरसा मुंडा का जन्म होता है। इसके इतिहास की खोज करने वाले तमाम अध्येताओं ने इस मुंडा जनजाति को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा। 2000 साल से इस जगह पर रहते आए होने की परंपरा को बताया। यह मिलता है कि मुंडा जनजाति ने इस छोटा नागपुर के इलाके में कृषि के लिए जमीन तैयार की, और उस जो कबीलाई जीवन था उसमें मुंडा प्रधान, यानी उस पूरे एक कस्बे का जो प्रमुख होता था उसे मुंडा कहते थे। पदनाम है ये, जैसे कुछ और पदनाम मिलते हैं, महतो, दीवान, पुरोहित, घटवार, उसी तरह से मुंडा, और फिर ये जनजाति के जीवन से जुड़ गया। तो ये छोटा नागपुर का इलाका जहां बिरसा का जन्म होता है, और इस इलाके में ये माना जाता है कि 1889 और 90 के आसपास जिस समय बिरसा का जन्म होता है, उस समय के सरकारी दस्तावेजों पर एक हालात बयां किया गया है कि उस समय आदिवासी के हालात क्या थे 1869 और 70 में। ये किताब मेरे पास है जो प्रकाशन विभाग से बिरसा मुंडा ने के ऊपर छपी हुई है। ये अनुज कुमार धान की है, और मैं पढ़ता हूं कि जिस दौर में बिरसा का जन्म हुआ उस दौर में वहां के हालात क्या थे। घोड़े की आवश्यकता होने पर कोल को उसका दाम अदा करना पड़ता है। कोल के बारे में अभी मैंने बताया, इन सभी जनजातियों को सामूहिक रूप से कोल कहते थे। घोड़े की आवश्यकता होने पर कोल को उसका दाम अदा करना पड़ता है। जब जमींदार को पालकी की जरूरत होगी तब मुंडा उरांव न केवल पालकी के दाम देंगे बल्कि उसे ढोएंगे भी। जमींदारों के सभी खर्च, यहां तक कि उनके गायक, उनके दूध देने वाली गाय और पान का खर्च भी आदिवासी को देना होगा। यदि किसी जमींदार के यहां किसी की मृत्यु हुई तो क्रियाक्रम का सारा खर्च उरांव, मुंडा और अन्य आदिवासियों को देना पड़ेगा। जमींदार के घर किसी का जन्म होने पर आदिवासियों के लिए भेंट दिया जाना अनिवार्य था। यदि किसी ठेकेदार को अदालत में सजा हो गई तो भी वह जुर्माना कोल को ही देना होगा। यदि किसी आदिवासी के घर किसी का जन्म हुआ या शादी हुई तो भी उन्हें जमींदारों और ठेकेदारों को भेंट देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त आदिवासियों को जमींदारों, ठेकेदारों के बेगार सेवा करनी पड़ती थी। ये सरकारी दस्तावेज है जिस समय बिरसा मुंडा का जन्म वहां होता है। और उसके पहले जो बिरसा मुंडा जब यहां पर जिस पूरे समुदाय में जुड़ते हैं, उसके पहले वहां विद्रोहों की एक जमीन तैयार थी। छोटा नागपुर में विद्रोहों की परंपरा रही है। 1787 से ही यहां विद्रोह शुरू हो गए थे, आदिवासी इलाके, जनजाति इलाके। 1800 में यहां चेरो विद्रोह होता है। 1807 और 1819-20 में तामाड़ में मुंडा आंदोलन शुरू होता है। 1832-33 में यहां कोल विद्रोह होता है जिसके बारे में इतिहास की किताबों में हम पढ़ते हैं। 1834 में भूमिज आंदोलन होता है। 1855-56 में सीधू कानो के बारे में अगर आपने सुना हो तो उनके नेतृत्व में लड़ा गया संथाल आंदोलन इसी छोटा नागपुर के पहाड़ियों के दरमियान घटित होता है। 1875 से 90 के आसपास तक, कुछ विद्वान उसे 1875 से 1895 के आसपास तक, जब बिरसा सीधे आंदोलन में उलगुलान के जरिए नहीं आ गए थे, तब तक मानते हैं कि 75 से 95 तक सरदार आंदोलन छोटा नागपुर में शुरू होता है। सरदार आंदोलन के
परंपरा से ही बिरसा को जोड़ा जाता है, लेकिन सरदार आंदोलन की एक विशेषता ये मानी जाती थी कि ईसाई मिशनरियों के साथ मिलजुल करके यह आंदोलन चलता था, उनको अपना हितैषी मान करके उनसे बार्गेनिंग करते हुए लड़ाई आगे बढ़ती थी सरदार आंदोलन की। तो लगातार छोटा नागपुर प्रतिरोध का एक गढ़ रहा है। लगातार यहां के मूल निवासी, यहां के आदिवासी अपने को यहां पर प्रतिरोध के जरिए अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखने की कोशिश करते हैं। 1851 के आसपास ईसाई मिशनरियां इन जगहों पर तेजी से फैलती हैं और वो लोग इन आदिवासियों को धर्मांतरित करती हैं ताकि शिक्षा दें और इन्हें न्याय का भरोसा दिलाती हैं। इवन खुद बिरसा मुंडा का परिवार ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण में शामिल हुआ। खुद बिरसा मुंडा का भी बपतिस्मा हुआ था और इन्हें भी ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन बिरसा उसके बाद पढ़ाई करते हैं और इस पूरे पाखंड के और ईसाई मिशनरियों के साजिश को बहुत बारीकी से पकड़ते हुए उसके लिए पहला राजनीतिक बयान देते हैं। जो बिरसा का पहला राजनीतिक बयान मिलता है, टोपी टोपी एक है, कई कई जगह मिलता है। मैं जब सुनील खिलनानी के इनकर्नेशन को पढ़ रहा था तो सुनील खिलनानी उसका संदर्भ देते हैं, साहेब साहेब एक टोपी, यानी ये जो व्हाइट्स हैं, ये जो अंग्रेज हैं, ये सब एक ही टोपी पहनते हैं, वो अंग्रेज अधिकारी हो या ईसाई मिशनरी के अंग्रेज। ये बारीक समझ बिरसा मुंडा की है। और यहां सुनील खिलनानी एक बात और लिखते हैं कि इस जगह पर जो ज्योतिबा फूले जो बात समझते थे उससे अलग हट करके बिरसा क्लियर कहते हैं कि अंग्रेज हमारे शोषक हैं। और टोपी टोपी एक, यानी साहब साहब की एक टोपी, ये पहला बयान बिरसा मुंडा का मिलता है जो ईसाई मिशनरियों के बाहर निकल करके वो विद्रोही स्वर में देते हैं। क्योंकि इसी ईसाई मिशनरी से शिक्षा मिली बिरसा को। बिरसा मुंडा खुद पढ़ने गए और उन्होंने शिक्षा हासिल की चाईबासा जगह पर, जो ईसाई मिशनरी स्कूल था चाईबासा, वहां से उन्होंने शिक्षा हासिल की थी। लेकिन बहुत तेजी से इसको छोड़ा। अरुंधति रॉय एक वाक्य लिखती हैं अपने एक लेख में जो बहुत सटीक जुड़ता है बिरसा से। वो लिखती हैं कि जब ईसाई मिशनरी के लोग आदिवासी इलाकों पर आए तो उनके पास बाइबल थी, हमारे पास जमीन थी, और आज हमारे पास बाइबल है और उनके पास जमीन है। बिरसा का यह राजनीतिक समझ थी जो ये कहती है कि आप हमारे जल जंगल जमीन को लूटने के लिए आए हैं, आप दिक्कू हैं। दिक्कू यानी धोखेबाज, साजिशकर्ता, बाहरी लोग, और हम यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए इस पूरे मिशन को वो आगे बढ़ाते हैं। मुंडा कबीले में धार्मिक विश्वास भी था और हम आगे अभी बात करेंगे कि खुद बिरसा को लोग भगवान मानते हैं और एक धार्मिक कलेवर के भीतर बिरसा की राजनीतिक लड़ाई शुरू होती है। बिरसा भगवान क्यों कहे जाते हैं, इसका एक अतीत है। धार्मिक विश्वास में मुंडा लोग सिंगा बुंगा को सबसे बड़ा ईश्वर मानते हैं। बोंगा शब्द यहाँ आत्मा से जुड़ा हुआ है और कई शब्द वहां मिलते हैं, सिंह बोंगा, देसाउली बोंगा, बारांडा बोंगा, चांदी बोंगा, ओरा बोंगा। ये एक माइथोलॉजिकल अतीत आदिवासियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो सिंगा बोंगा, सिंह बोंगा, ये उनके सबसे प्रमुख उपासक जिनकी उपासना ये करते हैं। और दूसरी सबसे खूबसूरत बात, पूरा आदिवासी जीवन, पूरा आदिवासी समाज जब नारे लगाता है ना कि जल जंगल जमीन, और इस जल जंगल जमीन पर हमारी हिस्सेदारी है क्योंकि उसने प्रकृति से अपनी पूरी सभ्यता को जोड़ा, अपने वजूद को जोड़ा। इसका उदाहरण उनके पर्व और उनके त्योहारों से मिलता है। उनके प्रमुख पर्व क्या है मुंडा जनजाति में? मांगे पर्व, फागु पर्व, सरहुल, होनबा पर्व, करम। ये सभी त्योहार, ये सभी उत्सव, ये सभी पर्व प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कोई खेती से जुड़ा हुआ है। अभी हमने जिक्र किया कि मुंडा जनजाति ने वहां जंगलों को साफ करके खेती का काम शुरू किया था हजारों साल पहले।
तो उस खेती की फसलों से कुछ पर्व जुड़े हुए हैं, कुछ फूलों के खिलने के मौसम से जुड़े हुए हैं, कुछ मौसमों के बदलने से जुड़े हुए हैं। ये आदिवासी जीवन था जो दरअसल प्रकृति से सीधा रिश्ता रखता है। और जब हम आज देख रहे थे, आज भी आदिवासी अपने वजूद के लिए ही तो लड़ रहे हैं। क्या हमने कभी इनके पर्व के बारे में जाना, कभी इनके पहनावे के बारे में जाना? इनकी भाषा कौन सी है, इनकी भाषा में कौन सा लिटरेचर लिखा गया, इनके लोकगीत कैसे हैं, ये लोग क्या सोचते हैं अपनी सभ्यता को दिकू लोगों की सभ्यता से जोड़ते हुए? इन लोगों के लिए राष्ट्र की परिभाषा क्या है, इन लोगों के लिए राष्ट्रवाद क्या है? क्या आपने कभी इन सवालों पर विचार किया? क्या आपके पाठ्यक्रम ने, क्या आपकी शिक्षा प्रणाली ने, क्या आपके पूरे ज्ञान प्रतिष्ठानों ने आपके देश के मूल निवासियों के बारे में एबीसीडी क ख ग घ भी पढ़ने और समझने का मौका दिया? नहीं दिया। सोचिएगा। तो इस तरह से इनका मुख्य भोजन चावल है, और चावल से बना हुआ पेय पदार्थ हड़िया, ये पारंपरिक पेय पदार्थ इनका होता था। महुआ की शराब पीने का भी इनका एक प्रचलन रहा इनके यहाँ, जो जिसको माना जाता है कि इस शराब के बिजनेस से वहां के ठेकेदार बहुत ताकतवर हुए और इस पूरी परंपरा का विनाश हुआ। इस इलाके में मुंडारी भाषा बोली जाती थी। अब उसके बाद इनके पॉलिटिकल या बिरसा मुंडा के हम एक सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। इनके जीवन के बारे में एक जिक्र ये मिलता है कि इनके आनंद पाड़ एक गुरु मिलते हैं, जो जब ये मिशनरी बपतिस्मा के बाद ईसाई मिशनरियों से दूर हट करके आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि फिर हिंदू माइथोलॉजी में इनको दीक्षित करने का एक जिक्र मिलता है आनंद पाड़ के जरिए, कि इनको महाभारत रामायण की कुछ बातें, फिर कुछ लोग इन्हें विष्णु का अवतार और ये सारी बातें मानते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। लेकिन उसके बाद एक परिवर्तन दिखता है बिरसा मुंडा में, और फिर कुछ कहानियां मिलती हैं। पहली कहानी ये मिलती है कि पहले इन्होंने एक ख्वाब देखा, अपने साथी से इन्होंने उस ख्वाब को साझा किया कि मेरे सपने में एक बूढ़े बाबा आए, उन्होंने 4 लोगों को एक काम दिया। उनमें एक पुलिस का आदमी था, एक मजिस्ट्रेट था, एक जमींदार ठेकेदार था, और एक बिरसा यानी मैं खुद था। इस महुआ के पेड़ से ये लेकर के आओ, और वो 3 हार जाते हैं और मैं जीतता हूं और मैं वो ले आता हूं। इस स्वप्न ने बिरसा को एक अवतारी, एक चमत्कारी व्यक्तित्व की दिशा में आगे बढ़ाया। फिर एक दूसरा किस्सा मिलता है कि बिरसा एक बार जंगल से जा रहे थे, गोरे रंग के थे, अचानक आकाश से बिजली गिरती है और उनका रंग सांवला हो जाता है और उनके भीतर एक नए ताकत का संचार होता है, और तब से लोग ये कहने लगते हैं कि बिरसा भगवान है। उसके बाद वो माइथोलॉजी, धार्मिक माइथोलॉजी को अपने सामाजिक काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। वो बिरसा जड़ी बूटियों से औषधियों को बनाने का काम करते हैं। धीरे धीरे बिरसा जो ईसाई मिशनरियों से शिक्षा मिली थी, उससे अपने समाज को सचेत करने की कोशिश शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजों को व्यवस्थित किया और पढ़ा कि यहाँ दिक्कू जो है, जो बाहरी जनजाति के लोग हैं, वो किस तरह से हमारे संसाधनों और हमारी संस्कृति के ऊपर खतरा बने हुए हैं। याद रखिएगा, बिरसा का आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ इस मायने में नहीं था कि अंग्रेजी शासन दूर हो। बिरसा का पूरा संघर्ष अस्तित्व का था, वजूद का था, और अपनी सांस्कृतिक सामाजिक पहचान के लिए था। और इसके लिए फिर वो अपनी पहचान को धार्मिक कलेवर में इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक वाकया घटता है कि जब आबा बिरसा भगवान के रूप में प्रस्तुत होते हैं, तो गांव के लोग धीरे धीरे उनसे मिलने लगते हैं, और एक बच्चे को चेचक हुई रहती है, और बच्चे के ऊपर बिरसा हाथ रख के फेर देते हैं, उसकी चेचक ठीक हो जाती है, और पूरे इलाके में ये बात फैल जाती है कि एक भगवान का अवतार हुआ है, वो छूते ही बीमारी ठीक कर देता है। और फिर धीरे धीरे वो बिरसा अपने पूरे अभियान को शुरू करते हैं। इस बीच में एक घटना घटती है। अंग्रेजों ने 1882 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू किया, और इसके जरिए आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882। अंग्रेजी सरकार आदिवासियों पर अपनी व्यवस्थाएं थोपने लगी। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वे गांव जहां वे सामूहिक खेती करते थे, जमींदारों और दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी।
और फिर शुरू होता है अंग्रेजों और तथाकथित जमींदार, महाजन, ठेकेदार, इन सब के नेक्सस के द्वारा आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन और इन सब के जरिए उनके वजूद का शोषण। और इस पृष्ठभूमि में एक किस्सा मिलता है जो सुनील खिलनानी अपनी इस किताब में उसको अंग्रेजी में लिखते हैं, मैंने उसका हिंदी तर्जुमा किया है। बिरसा इसके बीच से खड़ा होता है लड़ने के लिए। डीप इन द वाइल्ड फॉरेस्ट हु इज क्लैपिंग, डीप इन द वाइल्ड फॉरेस्ट बिरसा इज क्लैपिंग, बिरसा क्लैप्स, bears, wild buffaloes, deers, elephants and horses understand but not men। इसका हिंदी तर्जुमा कि घने जंगलों के बीच कौन ताली बजा रहा है? घने जंगलों के बीच बिरसा ताली बजा रहा है। बिरसा ताली बजा रहा है, भालू, जंगली भैंसें, हिरन, हाथी, घोड़े सब समझ रहे, इंसान नहीं समझ रहा। और यहां से एक नई शुरुआत। और ये वक्त था 1895 का, जब बिरसा की उम्र बमुश्किल 20 साल के थे। और 20 साल का ये नवयुवक अपने उस धार्मिक चमत्कारिक व्यक्तित्व के साथ, अपने उपदेशक व्यक्तित्व के साथ, अपने संगठनकर्ता व्यक्तित्व के साथ आदिवासियों को जोड़ने और उलगुलान के लिए तैयार करने की मुहिम में लग जाता है। 6 अगस्त 1895 को बिरसा ने अंग्रेजों के लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ जल, जंगल, जमीन की हिस्सेदारी की लड़ाई शुरू कर दी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। यह मात्र विद्रोह नहीं था, आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था, जिसे बिरसा ने नाम दिया उलगुलान, यानी क्रांति, यानी विद्रोह, सब कुछ बदल करके अपना हक पाने का। और इसी समय बिरसा ने एक नारा दिया, आबुआ देशुम आबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज, बाहरी राज नहीं चलेगा। और यहां से गुरिल्ला युद्ध के जरिए आदिवासी समाज के 20 को लोगों को एकजुट करते हैं। और वहां उस पहाड़ी पर जहां बिरसा संबोधित कर रहे थे, वहां उन्होंने एक भाषण दिया। और बिरसा ने अपने भाषण में अपनी धार्मिक चमत्कारिक व्यक्तित्व के प्रतीकों का पॉलिटिकल यानी सियासी संगठनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया। और ये बात कही कि अब आसमान से आग बरसेगी और जो दिक्कू का साथ देगा, जो हमारे साथ नहीं होगा, वो दिक्कू के साथ जल जाएंगे। इस बात का गहरा असर पड़ा और लगभग 6000 लोग घर में बने हुए हथियारों, करछी, बर्छी, कुल्हाड़ी, गुलेल, इन सब के जरिए सशस्त्र विद्रोह के साथ अगस्त 1895 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। और ये युद्ध लगातार गुरिल्ला की शैली में, गुरिल्ला युद्ध की तरह चलता है। लगातार बिरसा अपने नायकत्व में आदिवासियों को संगठित करके दिक्कू के खिलाफ जो नेक्सस बन गया था, अंग्रेज अधिकारी, जमींदार, ठेकेदार और जो वो लोग उनका बीच बिचौलिए की संस्कृति वाले लोग थे, इन सबको लेकर के वो विद्रोह करते हैं। और फिर विद्रोह लगातार चलता है। 30 नवंबर उसी दिन 6 अगस्त 1895 को जब ये गुरिल्ला युद्ध चल रहा होता है, बिरसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अंग्रेज दमन होता है। लेकिन 2 साल जेल में रहने के बाद 30 नवंबर 1897 को बिरसा को छोड़ा जाता है। और ये जेल जाना बिरसा की लोकप्रियता में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि करता है। कई गुना लोकप्रियता बढ़ जाती है। लोग बिरसा को भगवान मानने लगते हैं, वो अवतारी पुरुष मानने लगते हैं जो हमारी मुक्ति के लिए आया है। और उसके बाद बिरसा को धरती आबा भगवान के नाम से ही बोला जाने लगा। और बिरसा जेल से रिहा होने के बाद पुतला दहन करवाते हैं, पेड़ों की पत्तियों और तनों से, लकड़ियों से बना हुआ पुतला। और कहते हैं जैसे रावण का पुतला दहन हुआ ना, वैसे इस ब्रिटिश महारानी का पुतला दहन करवाया बिरसा ने और फिर से संगठित किया। 1897 से लेकर के 1900 के बीच लगातार बिरसा इन आदिवासी लोगों को संगठित करके सशस्त्र विद्रोह करते हैं और लगातार अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध होता रहता है। 18 अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाही तीर कमान से, हाथ से बनी हुई तीर कमान लेकर के खूंटी थाने पर धावा बोलते हैं और पहली बार किसी सरकारी प्रतिष्ठान पर
इस विद्रोह के जरिए हमला किया गया। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजों से होती है, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इस इलाके में ढेर सारे आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। 1898 का वक्त आता है जब सिम्बुआ नामक पहाड़ी पर बिरसा अपने लोगों को एकत्रित करते हैं और एक जनसभा करते हैं, और इस जनसभा में लोगों को कहते हैं कि हमें धार्मिक रूप से अवतार लिया है हमने, और इस पूरे जख्म को हमेशा के लिए मिटाना है, और इसके लिए उन्होंने उलगुलान को और मजबूत करने का आह्वान किया। सिम्बुआ की सभा के बाद 24 उसमें योजना बनती है 24 दिसंबर 1899 को क्रिसमस त्योहार के ठीक पूर्व संध्या पर यह योजना बनती है कि हम अचानक हमला बोल करके इन अंग्रेज शोषकों के खिलाफ हमला करेंगे। और वो फिर शुरू होता है 7 दिसंबर 1899 को फिर से पुलिस स्टेशन पर हमला होता है। जनवरी 1900 में उलीहातू के निकट डोमवाड़ी पहाड़ी पर एक जनसभा फिर से होती है, जहां वो सीधे खुलेआम दिक्कुओं के खिलाफ विद्रोह का आगाज बिरसा मुंडा अपनी शैली में करते हैं, और जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं। तभी किन्हीं घुसपैठियों के जरिए ही सूचना दे दी जाती है और अंग्रेज सेना इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच तेज युद्ध होता है। बंदूक और तोप गोलियों का सामना हाथ से बने हुए तीर और कमान से आदिवासी बखूबी पूरी ताकत से करते हैं, और बच्चे मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। बिरसा के तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिरसा भागने में सफल रहे। 3 फरवरी सन 1900 को बिरसा को चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया, और जेल जाते समय बिरसा ने अपने लोगों को आह्वान किया था। जो मुंडारी लोकगीत, तो मुंडारी के बारे में हमने अभी बताया कि मुंडारी मुंडा जनजाति की अपनी भाषा है, और उस लोकगीतों में जो किस्सा मिलता है कि जेल जाते हुए बिरसा ने आह्वान क्या किया था, मैं तुम्हें अपने शब्द दिए जा रहा हूं, उसे फेंक मत देना, अपने घर या आंगन में उसे सजो कर रखना, मेरा कहा कभी मरेगा नहीं, उलगुलान उलगुलान, और ये शब्द मिटाए न जा सकेंगे, ये बढ़ते जाएंगे, बरसात में बढ़ने वाली घास की तरह बढ़ेंगे, तुम सब कभी हिम्मत मत हारना, उलगुलान जारी रहे। और यहां से ये नारा देते हुए, उलगुलान का नारा देते हुए बिरसा जेल जाते हैं। यह संदर्भ मैंने लिया है अश्विनी कुमार पंकज की किताब है आदिवासी शहादत, उससे। 9 जून 1900 को बिरसा जेल में, रांची जेल में आखिरी सांस लेते हैं। पुलिस जांच में यह बताती है कि बिरसा को हैजा हुआ, लेकिन इसमें संदिग्ध पाया जाता है कि बिरसा जिस कोठरी में बंद थे उसके आसपास किसी को हैजा नहीं हुआ, और उनको ही हैजा हुआ। और उसके बाद सबसे ज्यादा संदेह इस बात पर पैदा होता है कि बिरसा की मौत के बाद उन्हें तत्काल जेल के किनारे जला दिया गया, और एक आदिवासी नेता का, नायक का उपहास किया गया, मजाक बनाया गया, उसकी बेइज्जती करने के लिए। इस मकसद से जेल में सफाई कर्मी जो था उससे बिरसा की चिता को आग लगाई गई, और उसके बाद एक कमेटी बनती है, और उस कमेटी के जरिए यह फिर से कहा जाता है कि कोई विष नहीं मिलता, यानी बिरसा को हमने नहीं मारा, बिरसा अपने से मारा। 25 साल का एक नौजवान जिसने आदिवासी कबीलाई समाज को, आदिवासी कहा, यानी हम यहाँ के आदिवासी हैं, हम मूल निवासी हैं, हम हजारों साल से इस प्रकृति की सेवा करते हुए, इस प्रकृति को बचाते हुए रहते आए, और आपने हमारे जल जंगल जमीन के लिए हमें ही बेदखल करने की कोशिश शुरू कर दी। और इस नायक से, इस मसीहा से अंग्रेज सरकार इतनी परेशान हुई कि मात्र 25 साल की उम्र में रांची जेल में संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हो जाती है। 25 मार्च 1890 का एक स्टेटमेंट अंग्रेज एक बार था, जिसने जब इस विद्रोह की खबर छापी तो वायसराय के नजर में पड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अंग्रेज दमन का शिकार मुंडा, पूरी जनजाति और बिरसा मुंडा होते हैं नवंबर 1902 में। और ऐसा नहीं है कि बिरसा मुंडा के मरने के बाद उसका असर खत्म हो गया, उसके अगले ही 1-1.5 दशक में इस पूरे आंदोलन का असर दिखता है। नवंबर 1902 में गुमला प्रखंड की स्थापना होती है, और 1 दिसंबर 1905 में खूंटी प्रखंड की स्थापना होती है, और जिससे अंग्रेज नीतियां बनाते हैं कि हम इन आदिवासियों के हितों का संरक्षण करेंगे। 11 नवंबर 1908 को
छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम पास होता है, जिसमें पहली बार ये छूट दी जाती है कि आदिवासी क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में बिना अनुमति बाहरी आबादी के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है। आदिवासियों को जंगल के हक एक हद तक मिला, लेकिन उसके बाद मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका है महाश्वेता देवी, उनका एक उपन्यास है जंगल के दावेदार। उसमें एक जिक्र मिलता है कि इस पूरे मामले का कि हम जिस तरह चिरकाल से हैं, संग्राम बिरसा का संघर्ष भी वैसा है। धरती पर कुछ समाप्त नहीं होता। मुंडारी देश, धरती, पत्थर, पहाड़, वन, नई ऋतु के बाद ऋतु का आगमन, संदर्भ भी समाप्त नहीं होता। इसका अंत हो ही नहीं सकता। पराजय से संघर्ष का अंत नहीं होता, वह बना रह जाता है, क्योंकि मानुष रह जाता है, हम रह जाते हैं। जंगल के दावेदार, महाश्वेता देवी, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो इसे जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद इस पूरे मिशन को आज तक जो बिरसा की तस्वीरों में आप देखे होंगे, आजादी के बाद बिरसा तेजी से उभरते हैं, लेकिन मुहिम बिरसा की तब पूरी होती है जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना होती है। आदिवासियों की जमीन से बेदखली का आंदोलन जो शुरू हुआ था कि अगर हमसे हमारी जमीन छीन ली गई तो हम बचेंगे ही नहीं, इस पूरी मानसिकता के साथ अपने वजूद की लड़ाई लड़ने वाले इस पूरे चैप्टर को क्या राष्ट्र निर्माण के अध्यायों में पढ़ने दिया गया आपको? क्या आपको आपके जो सो कॉल्ड नेशनलिज्म है उसमें बिरसा मुंडा कहीं आते हैं? वो जलती हुई मशाल आज भी जल रही है। और आज भी जब आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, तो अभी पिछले साल का ये जो आंकड़ा आया कि 1.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी अपने जल जंगल जमीन से बेदखल कर दिए गए, वो लड़ाई आज भी जारी है। बिरसा की जलाई हुई मशाल आज भी जल रही है। झारखंड राज्य बन गया, लेकिन वो लड़ाई आज भी जारी है। और अगर हम अरुंधति राय के इस वाक्य के साथ मैं बिरसा मुंडा पर अपनी बात खत्म करूंगा। अरुंधति ने लिखा है कि अगर आप भारत के नक्शे को दूर से देखें तो जिस जगह पर सबसे ज्यादा खनिज मिलेगा वहीं सबसे ज्यादा जंगल हैं और वहीं सबसे ज्यादा आदिवासी हैं। और आज तक अगर वो टिके हैं तो उस मशाल के नाते जिसको बिरसा मुंडा जला के गए थे। और इसी कड़ी से हम जयपाल सिंह मुंडा पर बात शुरू करेंगे। बिरसा जिस साल मरे, उसी जगह, उसी इलाके में, उसी चेतना के साथ एक शख्स का जन्म होता है 1903 में, और उसका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। फिर से मेरा सवाल है कि आप जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कितना जानते हैं? एक बार सोच के देखिए। आजादी के महानायकों में कितनी भूमिका आपको जयपाल सिंह मुंडा की सुनने को मिली। 3 जनवरी 1903 को जयपाल सिंह मुंडा का जन्म होता है, और ये वहीं उनका जन्म स्थान खूंटी जो छोटा नागपुर में ही पड़ता है। झारखंड की मुंडा जनजाति के संथाली परिवार में इनका जन्म होता है। इनके गांव का नाम टपकारा था, और उसमें बिरसा जयपाल सिंह मुंडा उस मशाल की अगली कड़ी के रूप में, जिसको उलगुलान कहते हुए बिरसा मुंडा जला गए थे। जयपाल सिंह मुंडा के लिए इनके लोग बहुत प्रसिद्ध एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, मरांग गुमके, यानी महान नेता जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा पर बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस किताब को आप पढ़े, इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा। इसमें रामचंद्र गुहा जयपाल सिंह मुंडा पर बहुत अच्छे से लिखते हैं। मैं पढ़ता हूं। ये भाषण है जो उन्होंने 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में जयपाल सिंह मुंडा ने दिया था। इस भाषण को सुनिए। संविधान सभा की बैठक चल रही है। तमाम इज्जतदार लोग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो भारत का संविधान बनाएंगे, उनकी बैठक में एक व्यक्ति खड़ा होता है बोलने, और अचानक पूरी सभा को एकदम सांप सूंघ जाना जिसे कहते हैं, उसने अपने वक्तव्यों से ऐसा किया। वक्तव्य क्या थे? मैं भुला दिए गए उन हजारों योद्धाओं की ओर से बोल रहा हूं जो आजादी की लड़ाई में आगे रहे, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं है। देश के इन्हीं मूल निवासियों को पिछड़ी जनजाति, आदिम जनजाति, जंगली अपराधी कहा जाता है। श्रीमान, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे जंगली होने पर गर्व है। मैं इस देश के अपने हिस्से में हम इसी नाम से पुकारे जाते हैं। और इसके बाद इस कोटेशन को मैं पढ़ता हूं जो इंडिया आफ्टर गांधी
के पेज नंबर 145 पर है। एक जंगली और आदिवासी समुदाय से आने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे प्रस्ताव की कानूनी बारीकियों का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन मेरा सामान्य विवेक कहता है कि आजादी और संघर्ष की लड़ाई में हर एक आदमी को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहिए। महाशय, अगर पूरे हिंदुस्तान में लोगों का कोई ऐसा समूह है जिसके साथ वाकई खराब सलूक हुआ तो वो मेरे लोग हैं। उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, उन्हें पिछले 6000 सालों से उपेक्षित किया गया है। जहां तक मेरा मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसका मैं सच्चा उत्तराधिकारी हूं, वह नए आगंतुकों द्वारा आप में से अधिकांश लोगों द्वारा नष्ट कर दी गई। यह हिंदुस्तान में आने वाले नए लोग थे जिन्होंने सिंधु नदी की घाटी से मेरे लोगों को भगाकर जंगल में शरण लेने को मजबूर कर दिया। मेरे लोगों का पूरा इतिहास बाहरी लोगों, जिसे दिकू कहते हैं, बाहरी लोगों द्वारा लगातार शोषण और बेदखली का इतिहास है, और जो उथल पुथल और विद्रोहों से अटा पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों का यकीन करता हूं। मैं आपकी बातों पर यकीन करने जा रहा हूं कि अब हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, आजाद भारत का नया अध्याय, जहां अवसरों की समानता होगी और जहां किसी की उपेक्षा नहीं की जाएगी। जयपाल सिंह मुंडा 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ये बहस खड़ी करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा पर बात करने के लिए इसके आगे एक दो कोटेशन मैं और पढ़ना चाहता हूं जयपाल सिंह मुंडा का। हम आदिवासियों में जाति, रंग, अमीरी गरीबी या धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता। आपको हमसे लोकतंत्र सीखना चाहिए, हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में बोल रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा पर बात शुरू करते हैं, और ये 1903 में जब बिरसा मुंडा को साजिशन मारा जाता है जेल में, रांची जेल में, उसके 3 साल बाद एक शख्स का जन्म होता है उसी छोटा नागपुर के पठार में, खूटी जगह पर। बचपन की परवरिश फिर से वही मिशनरी स्कूलों में होती है, और उसके बाद इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा जाता है, जो किस्सा मिलता है वहां से। और उसमें ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो हॉकी टीम चुनी जाती है वो उसमें शामिल होते हैं। 1925 में पहली बार इनको ऑक्सफोर्ड ब्लू मिलता है, जो किसी भी भारतीय को पहली बार मिला। 1928 में जो भारत की टीम हॉकी के ओलंपिक में जो एम्स्टर्डम में हुआ था, उसमें जो गोल्ड मेडल जीतती है, उसकी कप्तानी जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे। जब ये बातें आपसे साझा कर रहा हूं दोस्तों, तो एक बार ठहर के सोचिएगा जरूर कि बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और ऐसे अनगिनत लोगों को जिन्होंने आदिवासी तबके की लड़ाई लड़ी, उनके बारे में आपको कहां पढ़ने और देखने सीखने को मिला। आपकी जानकारियां कितनी अधूरी हैं। किस देश की एकता की बात आप करते हैं? आपके सिलेबस कैसे इंक्लूसिव है? आपकी पहचान कैसे इंक्लूसिव है? और आप पूरी मनुष्यता को बचाने का ठेका कैसे ले लेते हैं जब एक आदिवासी के बीच से कोई, आदिवासी के बाहर से कोई बिरसा मुंडा पैदा नहीं हुआ, वो आदिवासियों के बीच से पैदा हुआ। आदिवासियों के बीच से जयपाल सिंह मुंडा पैदा हुआ, जो ललकार के कहता है कि मैं 6000 सालों का इतिहास बोल रहा हूं और उन लोगों से बोल रहा हूं जिन्होंने हमारा विनाश किया। ये पहचान है। और कुछ लोग पहचान आधारित जो लड़ाई है उसको कहते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे होगा कि आदिवासी की लड़ाई आदिवासी लड़ेगा। मैं तो सवाल करता हूं कि कोई पैदा क्यों नहीं हो पाया? तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आपको पता ही नहीं। आप पढ़िएगा, सोचिएगा कितना पता है। और 1928 के आसपास ही इनका चयन आईएएस में हुआ था, और जब इन्हें आईएएस की ट्रेनिंग लेने जाना था, उसी समय इनका एम्स्टर्डम के ओलंपिक में इनका चयन हॉकी के लिए हुआ था। इनके लिए मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हॉकी की प्रेफरेंस दिया। इंडिया वो जीतता है गोल्ड मेडल। जब ये वापस आते हैं तो फिर से इनको ट्रेनिंग करने की बात कही जाती है, लेकिन इनको अपने ईगो से ये समझौता मंजूर नहीं होता। ये दोबारा ट्रेनिंग में आईएएस की नहीं जाते और आईएएस की नौकरी छोड़ देते हैं। 1934 में जयपाल सिंह मुंडा अफ्रीका के घाना में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर चुने जाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा एक शिक्षाविद थे। सबसे बड़े खिलाड़ियों के रूप में उनको देखा। ऑक्सफोर्ड ब्लू मिलता है, जो पहले भारतीय को मिला खिलाड़ी के रूप में, और उसके बाद एक अच्छे खेल के संवाददाता के रूप में वो होते हैं।
उसके बाद शिक्षाविद हैं। 1934 में घाना के प्रिंस वेल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। 1937 में भारत लौटते हैं तो ये रायपुर के राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं। 1938 में बीकानेर राजघराने में उप निवेशन मंत्री और राजस्व आयुक्त के पद पर इनको नियुक्ति मिलती है जयपाल सिंह मुंडा को। इस पद पर कार्य करने के दौरान उनकी काफी प्रशंसा होती है, जिससे पदोन्नति देकर के इनको बीकानेर स्टेट का विदेश सचिव बना दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये इलाके में घूमना शुरू करते हैं और पटना जाते हैं, रांची जाते हैं और धीरे धीरे फिर ये अपने समाज के चिंताओं से जुड़ना शुरू करते हैं और 1938 में आदिवासी महासभा का गठन करते हैं जयपाल सिंह मुंडा। और पटना आए उस जमाने में राजेंद्र प्रसाद से सदाकत आश्रम में मिलते हैं। राजेंद्र प्रसाद उन दिनों बिहार के प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे और ये शिकायत साझा करते हैं कि हम आदिवासियों को हमारा हक नहीं मिल रहा है और इस लड़ाई में हम कहां हैं। और उसके बाद लगातार ये आगे बढ़ते हैं और इस पूरे संघर्ष को झारखंड आंदोलन की तर्ज पर आगे बढ़ाते हैं। पहले भारतीय आदिवासी थे जो किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री बनते हैं जयपाल सिंह मुंडा। 1952 में झारखंड पार्टी का गठन करते हैं। 52 के चुनाव में चुनाव लड़ती है पार्टी, जिसके 3 सांसद जीतते हैं और 23 विधायक जीतते हैं। 1952 से 1967 तक लगातार 4 बार संसद में चुने जाते हैं जयपाल सिंह मुंडा। 1967 में आत्मकथा लिखने वाले इस देश के पहले आदिवासी बनते हैं जयपाल सिंह मुंडा। 20 मार्च 1970 को ब्रेन हेमरेज से दिल्ली में 68 साल की उम्र में जयपाल सिंह मुंडा का निधन हो जाता है। जयपाल सिंह मुंडा क्या क्या विचार करते थे, इनको कुछ कोटेशन के जरिए सोचें। कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित होता है और वो एक सवाल करते हैं कि आप पूरे देश का संविधान बनाने जा रहे हैं, इस संविधान में हम कहां हैं, आदिवासी कहां हैं। उनका कोटेशन पढ़िए, क्या कैबिनेट मिशन ने हमारे प्रति बेरुखी नहीं दिखाई है और क्या 3 करोड़ से अधिक लोगों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया गया है? किया गया है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि इस 3 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान सभा में मात्र 6 आदिवासी सदस्य हैं। ये समझ थी। ये इस बात के लिए आपसे मैं कह रहा हूं कि ये सवाल महात्मा के जहन में क्यों नहीं आया, जो महात्मा थे नेहरू के जहन में क्यों नहीं आया? क्या वो संविधान सभा इंक्लूसिव थी? उस संविधान सभा में कितने लोग प्रतिनिधित्व करते थे? और इस बात को, इस बहस को क्यों कोई और नहीं पूछ पाया? एक आदिवासी तबके का लीडर ही पूछता है। ये सोचने वाली बात है आपके लिए। जब आप अपनी समझ को फ्रेम कर रहे हो ना, तो इन चीजों को बहुत गहराई से सोचा करिए कि बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा की अहमियत क्यों ये बनती है। क्योंकि इंक्लूसिव लड़ाई, राष्ट्र की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग क्या वाकई इंक्लूसिव थे? आजाद भारत किस रास्ते आगे बढ़ेगा, इसका दस्तावेज तैयार करने वाले लोग क्या वाकई इंक्लूसिव थे? जयपाल सिंह मुंडा ये बात क्यों कह रहे हैं? ये अज्ञात लोग स्वतंत्रता के गैर मान्यता प्राप्त लड़ाके थे, वो अपनी संस्कृति की पहचान की लड़ाई लड़ रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा की इस बात की कुछ सुनिए। ये अज्ञात लोग स्वतंत्रता की गैर मान्यता प्राप्त लड़ाके थे। ये भारत के मूल निवासी हैं, जिन्हें पिछड़ी जनजाति, आदिम जनजाति, आपराधिक जनजाति और न जाने किन किन नामों से जाना जाता है। सर, मैं एक जंगली कहलाने में गौरव का अनुभव करता हूं। हम इस देश के अपने हिस्से में इसी नाम से जाने जाते हैं। संविधान सभा में बैठकर एक व्यक्ति बोल रहा था कि मैं जंगली हूं। तो वो जो महात्मा पंथ था, वो जो एजुकेटेड एक क्लास बना हुआ था, जो आजाद हिंदुस्तान की नींव रख रहा था, उसके सामने ये लफ्ज कितने मानी होंगे, कितने गहरे अर्थ रखते होंगे। ये जयपाल सिंह मुंडा की अहमियत को क्या हमें पढ़ने दिया गया? जयपाल सिंह मुंडा के बारे में क्या आप जानते हैं? ये सवाल इस पूरे बातचीत में मेरा मकसद है कि आप जरूर सोचें। मैं खुद नहीं जानता था। मैंने सामाजिक न्याय की पाठशाला शुरू ही अपने लिए की है, मैंने किसी और के लिए नहीं की। और मैं पढ़ रहा हूं तो मैं खोज रहा हूं कि इस शख्सियत को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से कैसे उपेक्षित रख दिया गया। क्या आदिवासी ही आदिवासी के बारे में जानेंगे? क्या हर आदिवासी तबका ही बिरसा मुंडा को नायक मानेगा, जयपाल सिंह मुंडा को जानेगा? एक भारतीय नागरिक बोध के ऊपर, एक भारतीय के नाते ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे लोगों, देश को चलाने वाले लोगों की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि जिनकी आबादी 7 से 8% है, कुछ लोग कहते हैं 10% है, जो इस देश के मूल निवासी हैं,
उनका इतिहास तो कम से कम इस देश को बताइए। आपने इतिहास नहीं बताया। आप इन कोटेशन को कहां आपने पढ़ा है, मुझे बताइए, मैं अगला कोटेशन पढ़ता हूं। सिंधु घाटी की सभ्यता की हम पैदाइश हैं, और हमें यह सभ्यता हमें स्पष्ट रूप से यह बताती है कि नवागंतुकों ने हमें खदेड़ दिया और हम जंगल की तरफ भागे। यहां बैठे आप सभी लोग उसमें शामिल हैं। महाशय, मेरा अभिप्राय सिर्फ आदिवासी पुरुषों से नहीं है, ये जेंडर इक्वलिटी। मैं एक बात जो कहता हूं बार बार ना, कि सोशल जस्टिस का मकसद ये है कि इकोनॉमिक जस्टिस, जेंडर जस्टिस, देन सोशल जस्टिस, ये तीनों चीजें कंप्लीटली एक विचार के तहत हैं। अगर आपकी वैचारिकी में जेंडर जस्टिस नहीं है तो आप सोशल जस्टिस नहीं मानते। अगर आपकी वैचारिकी में आर्थिक न्याय नहीं है तो आप आदिवासी तबके के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे? कि उनकी तो पूरी लड़ाई ही दो है, अपने वजूद की लड़ाई, अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने होने की लड़ाई। और आदिवासियों पर सबसे ज्यादा हमला उनके वजूद पर किया गया। धरती आबा को धरती आबा है क्योंकि उनके वजूद पर हमला था। उस सांस्कृतिक पहचान को बचाने की लड़ाई आज भी आदिवासी लड़ रहा है। हम कितना जुड़ पाते हैं आदिवासी तबके से? और दूसरी लड़ाई जल जंगल जमीन और संसाधनों की लड़ाई है, उसमें पहला हक हमारा है, ये आदिवासी नारा कहते हैं। और वो अभी मैंने कोटेशन पढ़ा कि अगर हमसे हमारी जमीन छीन लेंगे, अगर हमसे हमारा जल जंगल जमीन छीन लेंगे तो हम मिट जाएंगे, हम कुछ नहीं। आज भी सरकारें, आज भी उनकी जल जंगल जमीन छीनने पर आमादा है। अगला कोटेशन मैं पढ़ता हूं जयपाल सिंह मुंडा का, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा क्या बोलते हैं? आप आदिवासियों को लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ा सकते, आपको उनसे लोकतांत्रिक तरीके सीखने हैं। वे इस धरती के सर्वाधिक लोकतांत्रिक लोग हैं और आप आदिवासियों को जंगली कहते हैं। आपके विकास के मॉडल का डिफेक्ट है कि आप उनके हकों को मार करके अपने विकास के अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए पूरा विकास का मामला खड़ा करते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा को जब हम पढ़ेंगे तब ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी की बुनियाद, इस देश की बुनियाद है आदिवासी, इस पर इन्हें विचार नहीं किया गया। आदिवासी समुदायों में जिस तरह की लोकतांत्रिक परंपराएं मौजूद हैं और जिस तरह वे उन पर अमल करते हैं, यह देश उन पर गर्व कर सकता है। उनमें असमानता नहीं है। इनमें समुदाय का एक हिस्सा बिना किसी कारण के और बिना किसी तर्क के दूसरे हिस्से से भेदभाव नहीं करता, उनके जीवन को दुष्कर नहीं बनाता। महाशय, हमारे लोगों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं चाहिए, उन्हें मंत्रियों से सुरक्षा चाहिए। आज यही स्थिति है। हम किसी विशेष सुरक्षा की मांग नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी एक आम भारतीय की तरह ही व्यवहार। यह है जयपाल सिंह मुंडा का कोटेशन। और जयपाल सिंह मुंडा और अंबेडकर की बहस होती है, ये इंटरेस्टिंग बात है जिसके बिना यह बात पूरी नहीं होगी। दो बिंदुओं पर अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा में विवाद है। जयपाल सिंह मुंडा ये कहते हैं कि आदिवासी शब्द हमारी पहचान है, और आपने अनुसूचित जनजाति जो शब्द प्रयोग कर दिया, ये हमारी अस्मिता, हमारी पहचान के साथ छेड़छाड़ है। तो अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की बहस इस बात में हुई और उन्होंने कहा कि हम आदिवासी शब्द के साथ रहेंगे, ये हमारा वजूद है, हमारी पहचान, हजारों साल की पहचान है। तो इसमें एक बहस रही और अंबेडकर ने चूंकि ये कहा कि ये एक वैधानिक टर्मिनोलॉजी है, जिस तरह से अंबेडकर खुद अपने तबके के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किए, अस्पृश्य शब्द का इस्तेमाल किया, अनटचेबल, और अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसका इस्तेमाल किया तो अनुसूचित जाति कहा। तो ये जो दिक्कत समझ की आप कह सकते हैं अंबेडकर की थी, लेकिन अंबेडकर उसे एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी ग्रुप की तरह एड्रेस करना चाहते थे। इसलिए अंबेडकर एक तरफ अनुसूचित जाति का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रक्रिया में वो दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां टकराव जयपाल सिंह मुंडा और अंबेडकर का साफ दिखता है, और जयपाल सिंह मुंडा का तर्क ज्यादा सटीक लगता है कि आदिवासी हमारी पहचान से जुड़ा हुआ शब्द है, हमारे वजूद का अर्थ है। दूसरा विवाद आरक्षण को लेकर के है। अंबेडकर, ये आरोप लगता है कि अंबेडकर ने शुरू में केवल दलितों के लिए आरक्षण की बात की, और जयपाल सिंह मुंडा के बहुत गहरे तार्किक विश्लेषण के जरिए उन्होंने यह बात की कि हम आदिवासियों को भी आरक्षण देंगे और उसके बाद आदिवासी आरक्षण लागू होता है।
इन जगहों को बात करते हैं। 2-3 विवाद संविधान सभा में चले। संविधान सभा में गांधीवादियों ने एक प्रस्ताव दिया था शराबबंदी का। इसके लिए जयपाल सिंह मुंडा का तर्क सुनिए। यह इस देश के सबसे प्राचीन बाशिंदों के धार्मिक अधिकारों में एक हस्तक्षेप है, क्योंकि शराब उनके उत्सवों का, रीति रिवाजों का और उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। जयपाल सिंह मुंडा आगे कहते हैं, पश्चिम बंगाल में तो धान की बुआई ही असंभव हो जाएगी अगर संथालों को चावल से बनी हुई शराब उपलब्ध ना हो। इन कम कपड़ा पहनने वाले लोगों को पूरा दिन घुटने भर बरसती फुहारों और कीचड़ों के बीच काम करना पड़ता है। ऐसा उस चावल के शराब में क्या है जो उन्हें जिंदा रखता है? मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश की चिकित्सा व्यवस्था प्रयोगशालाओं में इस बारे में शोध होगा कि आखिर चावल से बनी शराब में क्या होता है जिसकी आदिवासी बहुत जरूरत महसूस करते हैं, जो उन्हें कई बीमारियों से दूर रखती है। संविधान सभा की इस पूरी बहस को अगर हम जयपाल सिंह मुंडा को निकाल दें तो आप कल्पना करिए कि ये बहसें कितनी एकांगी होंगी, और इसलिए जयपाल सिंह मुंडा को होना कितना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 13(1)(b) ये संविधान सभा में जब बहस होती है, अनुच्छेद 13(1)(b) में, एक ख जिसे आप कह सकते हैं, स्वतंत्रता और अधिकारों के मुद्दे पर, तो जयपाल सिंह मुंडा का कोटेशन आपको ध्यान से सुनना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने और बिना हथियारों के प्रदर्शन की बात इस अनुच्छेद में शामिल थी, जो अनुच्छेद 13(1)(b। उन्होंने, जयपाल सिंह मुंडा बोलते हैं, आर्म्स एक्ट के इस प्रावधान को बहुत ही शरारतपूर्ण ढंग से आदिवासियों पर लागू किया गया है। कुछ राजनीतिक दलों ने तो यह कहकर हद कर दिया कि आदिवासी लोग आज भी तीर कमान, लाठी और कुल्हाड़ी लेकर चलते हैं, और इसका मतलब यह है कि वे लोग हमारे लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं। पर आदिवासी लोग तो ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं, जो आज भी कर रहे हैं, उसके पहले भी करते रहे। उन्होंने ओरांग और जनजाति का उदाहरण दिया, और इस असेंबली में उनका कोटेशन है, इस असेंबली में सिर्फ एक ही ओरांव सदस्य है, जबकि ओरांव जनजाति भारत में चौथी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। जयपाल सिंह मुंडा ने ओरांव के बारे में आगे कहा, वे यात्रा और मेला का आयोजन करते हैं, उनके वार्षिक सांस्कृतिक समारोह हैं, उनके कई ऐसे समारोह हैं जिनमें ओरांव गांव का मुखिया झंडा लेकर चलता है और शेष लोग लाठी लेकर चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं और अखाड़े या गांव तक जाते हैं। यह लोगों का त्योहार है। पीढ़ियों से ये लोग किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा करते आए, और अब हमें 2 वर्ष पहले यह बताया गया कि हम हथियार लेकर नहीं चल सकते। यहाँ बिहार के कई सदस्य बैठे हैं जो अपने घर तक नहीं पहुंच सकते जब तक हथियारबंद लोग उनके साथ न हो। हमारे देश में हम लोग जंगल में रहते हैं, हम सब लोग, यहाँ तक कि महिलाएं भी हथियार लेकर चलती हैं, पर वास्तव में ये उस रूप में हथियार नहीं होते। अब हमें जब भी सभा करनी होगी, हमारे लोग अपनी परंपरागत वस्तुओं के साथ वहां आएंगे। मुझे बताया जाए कि क्या अब हम इसका अर्थ यह लगाएं कि यह हम अशांतिपूर्ण ढंग से जमा हुए हैं और किसी गैर कानूनी कार्य के लिए हथियार लेकर चल रहे हैं? महाशय, यह बात कुछ ऐसी है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। अगर जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में न शामिल होते तो इस बारीक बात को कौन रखता कि आप जो शस्त्र अधिनियम बना रहे हैं, यह एक ही तबके, मूल निवासी तबके के लिए कितना भेदभावपूर्ण है। इसलिए हम यह सवाल सामाजिक न्याय की पाठशाला और हजारों सैकड़ों साल की परंपरा में लगातार ये उठाते हैं कि गैर कोई उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता। मैं फिर से इस कड़ी में आपसे कह रहा हूं कि बिरसा मुंडा गैर आदिवासी तबके से कोई नहीं पैदा हुआ। जयपाल सिंह मुंडा गैर आदिवासी तबके से होते तो इन बारीक चीजों को संविधान सभा की बहसों में खड़ा नहीं कर पाते और संविधान आपका मुकम्मल नहीं बनता। इसलिए पहचान बहुत अहम होती है। एक इस पूरे बहस को इस बात पे खत्म किया जाए। कोटेशन है, मैं आदिवासियों के इलाके में, आदिवासियों के बीच काफी घूमा। मैं 9 वर्षों में 1,14,000 मील की यात्रा की है। जयपाल सिंह मुंडा का कथन है। इससे मुझे पता लगा कि आदिवासियों को किस बात की जरूरत है। असल में हम तो एसी रूम में बैठ करके सबके लिए नीतियां बनाते हैं। हम दिल्ली में बैठ कर कहते हैं जाति खत्म हो गई है। हम बड़े बड़े महानगरों में 4 दोस्त बना लेते हैं अलग अलग जाति के, और फिर कहते हैं जाति पर बात मत करो, ओह जातिवाद बढ़ रहा है, जातिवाद पर
जाति, तो भाई आदिवासी पर तो आपने बात ही नहीं की। आज भी आपको यह सोचना चाहिए कि आदिवासी की जल जंगल जमीन से बेदखली 2019 में हुई। करोड़ की संख्या में आदिवासी अपनी जल जंगल जमीन से बेदखल किए, दिल्ली में नारा लगा। और मैं अपनी ईमानदारी से बात कहता हूं, आबुआ देशुम आबुआ राज पहली बार मैंने वहां सुना। अब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि इस देश के पाठ्यक्रम में प्राइमरी एजुकेशन से बिरसा मुंडा जयपाल सिंह मुंडा को सिलेबस में होना चाहिए था। हमने उन्हें सिलेबस से बाहर निकाल करके इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया, ये हम आरोप लगा रहे हैं। मैंने इतनी यात्रा की, मुझे पता चला कि आदिवासियों को किस बात की जरूरत है और इस सदन से उनके लिए क्या उम्मीद की जाती है। उन्होंने आग्रह किया कि आदिवासियों के हितों और उनकी खासियत को संरक्षित किए जाने और उनको देखभाल किए जाने की जरूरत है। और हम कुछ अलग नहीं मांग रहे। यहीं पर इस कोटेशन पर बात खत्म करेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं कि हम अलग से ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमें भारतीय आम भारतीय नागरिक की तरह आप नागरिक होने का मौका दीजिए। तो जाते जाते आज सामाजिक न्याय की पाठशाला के 5वें हिस्से में हमने बिरसा मुंडा की बात की, जयपाल मुंडा की बात की। एक बार सोचिएगा, बिरसा मुंडा की तस्वीर आपने कौन सी देखी है? बिरसा मुंडा कब पैदा हुए थे, कब मरे, 25 साल के जीवन में क्या क्या किया, क्या आपने कभी जाना है? जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? क्या अगर वो संविधान सभा की बहस में न होते तो ये संविधान इतना मुकम्मल बन पाता? क्या जयपाल सिंह मुंडा अगर संविधान सभा की बहस में न होते तो क्या आदिवासी आरक्षण हो पाता? जयपाल सिंह मुंडा अगर संविधान सभा की बहस में न होते तो क्या उन तमाम महान लोगों ने जिनको आजाद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिखना था, उन लोगों को पता चल पाता क्या कि आदिवासियों के लिए शराब क्या मायने रखती है, हथियार क्या मायने रखते हैं, आदिवासियों के लिए जमीन क्या मायने रखती है, आदिवासियों के लिए वन संरक्षण अधिनियम क्या मायने रखते हैं? और आदिवासियों के साथ इस देश में सबसे ज्यादा धोखा हुआ है जब हमने आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं को जन्म दिया। तो उन संस्थाओं के जरिए भी सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो महिलाओं का और आदिवासियों का, दलितों का हुआ है। इसलिए आज भी ये हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं बना है, अपने अंतर विरोधों का शिकार है। और बिरसा मुंडा के हाथ में एक मशाल देखेंगे आप, जाते जाते फिर से सोचिएगा, उलगुलान शब्द कभी आपने सुना था? कभी सुना तो उसमें जानने की कोशिश की, उलगुलान का अर्थ क्या होता है, दिकू का अर्थ क्या होता है, आबुआ देशुम आबुआ राज का अर्थ क्या होता है? जयपाल सिंह मुंडा जब कहते हैं कि मैं संविधान सभा की बहस में खड़ा होकर के, इस संसद में खड़ा होकर के एक जंगली बोल रहा हूं, आदिवासी बोल रहा हूं, 6000 साल का इतिहास बोल रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि हम आदिवासियों को एक आम नागरिक की तरह समानता और न्याय मिले। एक सवाल जाते जाते आपसे कि क्या यह समानता और न्याय मिल पाया? और अगर नहीं मिल पाया तो आदिवासी की लड़ाई आदिवासी लड़ेगा तो यह देश मुकम्मल बनेगा क्या? फिर आप मनुष्य किस बात के? मैं आदिवासी नहीं हूं और इसलिए मुझे आदिवासी तबके के बारे में जानकारी ही नहीं है। उनकी भाषा, उनकी रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनका वजूद, उनकी मुश्किलें, उनके संघर्ष, उनका प्रतिरोध, उनके लोकगीत, उनकी परंपरा, हम कुछ नहीं जानते। और हम दावा करते हैं कि हमने रामायण महाभारत गीता पढ़ लिया। तो आज मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि अपने इस वजूद को नहीं जानेंगे तो हम एक अधूरी लड़ाई लड़ रहे होंगे। तो जयपाल सिंह मुंडा ने बिरसा मुंडा की उस मशाल को आगे बढ़ाया, झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाया। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य तो बन गया, लेकिन झारखंडी अस्मिता, आदिवासी अस्मिता, जिस आग की मशाल बिरसा मुंडा ने जो शुरू की थी, उन पहाड़ियों को जब मैं याद करता हूं, मैं उन पहाड़ियों का नाम लेना चाहता हूं। जब उलिहातू के नजदीक डोम वाली पहाड़ी से दिक्कों के खिलाफ उलगुलान पेश कर रहे थे, जब सिम्बुआ की सभा में उलगुलान पेश कर रहे थे बिरसा, जब धरती आबा के नाम से लड़ रहे थे, और जब बिरसा जाते जाते ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें अपने शब्द दिए जा रहा हूं, उन्हें फेंक मत देना, अपने घर या आंगन में उसे सजो कर रखना, मेरा कहा कभी नहीं मरेगा। उलगुलान, उलगुलान, और ये शब्द न मिटाए मिट सकेंगे, ये बढ़ते जाएंगे बरसात में बढ़ने वाले घास की तरह। तुम कभी हिम्मत मत हारना,
उलगुलान जारी रहे। आप सभी को हुल जोहार। जाते जाते सोचिएगा, हुल जोहार का मतलब जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो आप भारतीय किस बात के हैं? उलगुलान का मतलब जानते हैं? पढ़िएगा। मैं इसी बात के साथ आप सभी से इजाजत लेना चाहता हूं। फिर से बुद्ध पूर्णिमा पर आप सभी को नमो बुद्धाय। बिरसा आपा की उस मशाल को जारी रखना है, वो जल रही है आज भी, क्योंकि आज भी आदिवासी को उसका हक नहीं मिला। जयपाल सिंह मुंडा के भीतर जो वजूद बोल रहा था हजारों साल के शोषण का, वो आज भी कहीं किसी कोने बोल रहा है। बस हम अपर मिडिल क्लास विकास के पैमाने पर सारा कुछ दांव पर लगा है आदिवासी तबके का, और उस पर आनंद हो रहा है, विकास हो रहा है। आप देखिए ना, जल जंगल जमीन पर दखली का अंबानी अडानी ग्रुप को सारा कुछ जमीन लीज पर देने का कौन नियम बना रहा है? कौन रिलायंस को फैक्ट्री देने के लिए वहां के पालगढ़ महाराष्ट्र से लेकर के अभी झारखंड में, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद गुजरात में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कौन सी जगह ऐसी है जहां आदिवासी आज भी संघर्ष नहीं कर रहे अपने जल जंगल में जमीन बचाने के लिए? आदिवासियों के जंगल जमीन हमारे विकास के लिए दाव पर लग करके बर्बाद हो रहे हैं। अगर आपको भारत को बचाना है तो आदिवासियों को जल जंगल जमीन पर बचाना होगा, अबुआ देशों अबुआ राज बचाना होगा, वरना उनको उलगुलान करने से कोई रोक नहीं सकेगा। उलगुलान तब तक जारी रहेगा जब तक आदिवासियों का हक न मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। हुल जोहार, उलगुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम।